आज नैब रावलपिंडी ने शहबाज शरीफ को 24 अगस्त को तलब कर लिया। ये 3 साल में तो स्कैंडल मिला नहीं है, तो अब मेट्रो बस के प्रोजेक्ट में पौधे लगाने का स्कैंडल मिला है। जाते जाते ये अपनी बदनामी की मोल ले लें। No country can understand it better than us, as Pakistan paid a huge price for instability in Afghanistan. अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, एक तरफ माइनस पीपल्स पार्टी माइनस ANP PDM फिर से मुतहरिक हुई है, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को, जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्हें नैब की तरफ से तलबी का नोटिस मिल गया है। 24 तारीख को नैब ने बुलाया शहबाज शरीफ साहब को। मेट्रो रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ जो ठेका मिला था एहसन इकबाल साहब के भाई को पौधों और ख़ूबसूरती के हवाले से, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, उस पर ये इल्ज़ाम है कि उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है और ये ठेका शहबाज शरीफ साहब ने दिया था, इसलिए उन्हें नैब की तरफ से तलब कर लिया गया है। और इस पर दूसरी तरफ PDM का आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें कुछ अहम फैसले हुए हैं। एक तो यह है कि 29 अगस्त को कराची का जलसा जो है वो हो रहा है, और इसके साथ साथ ये भी आज फैसला हुआ कि हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर PDM के प्लेटफॉर्म से एक वाइट पेपर जारी किया जाएगा, और EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से जो हुकूमत लाना चाह रही है अगले इलेक्शन के अंदर सिस्टम, उसे PDM ने आज यकसर आज मुस्तरद कर दिया और इसकी भरपूर मुखालफत करने का फैसला हुआ है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी आज स्टीयरिंग कमेटी ने यह कहा है कि एक मुश्तरका और मुतफ़िका पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए पाकिस्तान को, और इस सिलसिले में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाना चाहिए। जबकि हुकूमत जो है वो फिल वक्त ऐसे किसी मूड में नज़र नहीं आ रही कि वो अपोजिशन को इंगेज करे, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान से मुतल्लिक किसी किस्म की पॉलिसी मेकिंग पर। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि पंजशेर में जो एक खदशा था कि वहाँ लड़ाई हो सकती है, खून रेजी हो सकती है, तो पंजशेर के जो अहमद मसूद हैं उन्होंने तालिबान के साथ उनकी डील हो गई है, किसी किस्म की लड़ाई अब वहाँ पर नहीं हो रही। और अमरुल्लाह साले जो कि ख़ुद को अफ़गानिस्तान के सदर कह रहे हैं, उन्हें यह कह दिया गया है अहमद मसूद की फैमिली की तरफ से कि आप या तो घर पे बैठ जाएं या फिर ये इलाका छोड़ दें, लड़ाई पर मत उकसाएं। इस पर भी हम बात करेंगे कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसके पाकिस्तान पे क्या असरात मज़ीद आ सकते हैं, चूँकि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठी दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान मुखालफ, वो फिर से हमें मुतहरिक नज़र आ रही हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ को अटैक किया जा रहा है। कल जो है गवादर के अंदर चाइनीज़ को अटैक किया गया, जिसमें चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से इस्लामाबाद में जो उनकी एम्बेसी होती है उसने बड़ा सख्त एक बयान भी जारी किया है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और ख़वातीन के हवाले से नाज़रीन, एक के बाद एक वीडियो सामने आ रही है। 14 अगस्त पर जिस तरह से लाहौर के अंदर ख़वातीन को हरासा किया गया, इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है, पाकिस्तान क्यों ख़वातीन के लिए गैर महफूज होता चला जा रहा है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो में फैसल करीम कुंडी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी तलात हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन करें तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, और सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा आपको नाज़रीन बताते हैं, आज जो PDM दोबारा से मुतहरिक हुई है उसने जो फैसले किए हैं, पहले तो आपको सुना देते हैं कि वाइट पेपर लाने के हवाले से और जो दीगर फैसले आज हुए स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में जिसे चेयर किया शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने, वो फैसले ज़रा सुन लें शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की ज़ुबानी। PDM ने ये फैसला किया है कि वो इस हुकूमत के 3 साल की जो ये कारकर्दगी है, जो इनकी करप्शन है, जो इनकी मिस गवर्नेंस है, जो इनकी नाअहली है, इस पर एक इंशाल्लाह वाइट पेपर भी PDM के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे जाएंगे। तलाल चौधरी साहब, ये जो आप जलसा करने जा रहे हैं कराची के अंदर 29 तारीख को, दोबारा से PDM को मुतहरक करने जा रहे हैं, वाइट पेपर भी ला रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट की 3 साल कारकर्दगी पर, अब PDM का क्या आगे रह गया है, एजेंडा क्या है, मकसद क्या है? हुकूमत को गिराना, हुकूमत को हटाना मकसद है या फिर सिर्फ प्रेशर में रखना मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहला मकसद तो ये है कि जो एक अवामी राय है या जो लोग इस हुकूमत के बारे में सोचते हैं, वो हमारी PDM से नजर आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करनी चाहिए PDM की पॉलिटिक्स से। और लोग PDM की तरफ देख भी सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि यही एक वाहिद उम्मीद है, बाकी हुकूमत तो एक मेरा मतलब चलता फिरता जनाजा है सियासी, उसको आज पढ़ लें या 2023 में पढ़ लें, एक ही बात है, उससे तो कोई तवक्को नहीं है। वो आपने 2023 में पढ़ने का इरादा किया हुआ था? लेके साहिवाल, मैंने कहा मीनारे पाकिस्तान से लेके साहिवाल तक, मैं उसके बाद बैड गवर्नर की हजारों एग्जांपल्स दे सकता हूँ।
उसके साथ साथ आप देख लेना लोगों के रोजगार, गरीब और कश्मीर तक जो हालत हुई है वो सब आपको पता है। सो इस वक्त कोई उम्मीद नहीं है हुकूमत से इस पाकिस्तानियों को। सो अगर कोई उम्मीद है तो वो पीडीएम है, और हम समझते हैं पीडीएम एक जेन्युइन ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन की अगर कोई भी और जमात है तो वो अगर पीडीएम के साथ खड़ी नहीं होगी तो वो अपना नुकसान करेगी, अपना नुकसान करेगी। फैसल करीम कुंडी साहब, पहले तो आपका इम्तिहान अब ये भी आने लगा है कि कराची में 29 तारीख को पीडीएम जलसा करने जा रही है, 29 अगस्त को, और वहाँ भी फैसला हुआ है कि स्कूल्स आपने बंद कर दिए, तालीमी इदारे बंद कर दिए 30 अगस्त तक। किसी किस्म के वहाँ पे आप अलाउ नहीं कर रहे कोरोना के केसेस के बढ़ने की वजह से, तो पीडीएम को जलसा करने की इजाज़त देंगे वहाँ पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीडीएम की आज मीटिंग हुई, आपने उसमें बताया, मैंने भी टीवी पे उनकी प्रेस टॉक सुनी, और तलाल चौधरी साहब से मैं इस पर एग्री नहीं करूँगा कि सिर्फ यही अपोजिशन जमातें और बाकी कोई नहीं है। हम तो यही बात कर रहे थे ना माजी में भी कि जी आए ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लें, अदम एतमाद की तहरीक में भी आएँ, क्यों नहीं करते अदम एतमाद की तहरीक। इनका ये था कि जी इस्तीफ़े दें, लॉन्ग मार्च करें। अब ना लॉन्ग मार्च है ना इस्तीफ़े। चलो हम बहुत बुरे सही, हम बहुत बुरे हैं, लेकिन इन्होंने तो भी लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े की बात तो नहीं की। दूसरा मुझे इनके एक उस पर एतराज़ है कि इन्होंने आज अफगानिस्तान के इशू पे जो स्टेटमेंट दी है, पीडीएम के जो इस वक्त जो सरबराह हैं उन्होंने तो अपने एक वाज़ेह लाइन इख्तियार कर ली है, तो मुबारकबाद दे चुके हैं तालिबान, सब कुछ कर चुके हैं। हाँ। और अब वो मतलब है कि वो चीज़ वो रिवर्स करेंगे, दोबारा फैसला करेंगे, या वो चीज़ वो कायम दायम है उस चीज़ पे, या वो उनका अपना ज़ाती फैसला है और पीडीएम का अलग फैसला है। मुझे इसकी समझ नहीं है क्या इस पर शायद हकान भाई साहब ने वजाहत दी है, ज़रा वो सुन लेते हैं, नाजरीन को भी सुना देते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, नाजरीन की भी ज़रा सुनाएं जी। आज मौलाना साहब ने अपने तौर पर एक जमात के तौर पर मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी, एक पार्लिमान में मुश्तरका इजलास में पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिस पर सारा पाकिस्तान मुत्तफिक हो। ये वो मामला है, किसी जमात का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है, और इसको इत्तफाक राय से हल करने की और पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं एक पार्टी की तरफ से उनका बयान है, पीडीएम के सरबराह के तौर पे बयान नहीं आया उनका। नहीं, देखें, मैं एग्री करता हूँ खाकान नवाज साहब से कि पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। हमने भी ये कहा था पार्लियामेंट का सेशन जो मौलाना ने तालिबान को मुबारकबाद दी, मैं उसी पे बात कर रहे हैं। और इस पे जो है हम जो है एक फैसला करें, तमाम पार्लियामेंट बैठ के स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। माजी में जो दो लीडरों ने हमारे साथ किया वो ना होना चाहिए। सही। लेकिन अब ये क्या कि मौलाना फजल रहमान वहाँ पे ज़ाती फैसला है। अब अगर एज ए पार्टी क़यादत इनके जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज ए प्रेसिडेंट एक फ़ैसला करते हैं कि मेरा ज़ाती फैसला, लेकिन पीडीएम का फैसला मैं इस पे करूँगा, ये तो नहीं हो सकता। देखें, आप अगर पीडीएम तो आप होते पीडीएम में, आप भी एक शोकाज भेज देते मौलाना को है? नहीं, हम नहीं कहते, हम वजाहत तलब करते कि ये चीज़ ऐसी बुला लेते सबको और कहते कि या फ़ोन पे सबसे रब्ता कर दे कि हम ये करने जा रहे हैं। ये मतलब है कि आप कहते हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ कल खुदा न खास कल एक ऐसे इशू आ जाता है कि यहाँ नोटिस भेजना चाहिए शायद हकान बाजी साहब को, एक मौलाना फजल रहमान को भी भेजना चाहिए जिस तरह बिलावल साहब को भेजा था। नहीं, नोटिस तो अब ये वो तो खैर इनका अपना वो अपना है, लेकिन बात यह है कि पीडीएम की हमने तो बहुत कोशिश की जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई कि कोई और पार्टी कदम ले। हमने तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, बिलावल साहब ही करें। हमने एपीसी बुलाई, हमने पीडीएम की बुलाई, लेकिन नहीं चल सका। वो तलाल साहब कह रहे हैं आज भी अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, अवाम की नज़रें पीडीएम पर हैं। देखें, कश्मीर में इनकी भी हुकूमत थी और पीटीआई की भी हुकूमत थी, और इस तमाम धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी जो है वो 11 सीटें लेके गई है। तो कश्मीर में तो भी हम कहते हैं कि हम अभी भी कहते हैं कश्मीर की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स जो है वो पाकिस्तान की सेंटर की जो यहाँ की पॉलिटिक्स है उससे देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमारी तरफ, जहाँ तक कराची की जैसे कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, मैं बिल्कुल कहूँगा एक सियासी आज़ादी है, जलसा करें, लेकिन तो बच्चों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है क्या? नहीं, लेकिन मैं अगर आज अब कहूँ ना कि जी नहीं करना चाहिए, बोलेंगे यार कल तक हमारे साथ उस वक्त नहीं रोक रहे थे, लेकिन एसओपी का जैसे हमने पहले भी कहा है ख्याल रखना चाहिए। हमने पहले भी जलसों में ये बातें की थी कि जो लोग आ रहे हैं कहाँ होते हैं नहीं होता, लेकिन मैं कम से कम ये नहीं कहूँगा कि कोरोना का है और ये ना आए और ये चीज़ें, हम कहते हैं बिल्कुल जलसा करें, जलसा करने की इजाज़त देंगे, वहाँ पे किसी से मुखालफत नहीं होगी। अच्छा, ये तलाल चौधरी साहब, अब जो मेरा सवाल आपसे पहले था कि करना क्या है अब, बेसिकली अब जो पीडीएम आपकी चल भी रही है, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च आपने नहीं करना, हुकूमत गिरानी आपने नहीं है। वो कह रहे हैं पंजाब में आपको दावत हम दे चुके, सेंटर के अंदर दावत दे चुके, वो आपने करना नहीं है, तो फिर इसका मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो इसका उसको नुकसान उस दिन ही पहुंच गया था जिस दिन पीपल्स पार्टी बिल्कुल जब हम मंजिल के करीब थे, जब तमाम क्या कहते हैं बाकी
सफर तय कर लिया था और लॉन्ग मार्च और रिजाइन देने थे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी अलहदा हुई है, तो हम अपने उस दिन मकसद से दूर हटे हैं। उस दिन हमें मंजिल मिलने वाली थी जो नहीं मिल सकी। सो हमें पॉलिटिकली इसका नुकसान शायद नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान होगा। जितने दिन पीटीआई रहेगी, आप देख लीजिएगा। देखिए, मैं या कुंडी साहब इक्तदार में आते हैं या एमएनए बनते हैं या कुछ, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मसला ये है कि उस गरीब आदमी का आटा जो 30 का था, वो जब 100 रुपए का हो जाएगा, उसको कौन 30 का करेगा? वो चीनी जो 50 की थी, जब 150 की हो जाएगी, उसको 50 की कौन करेगा? आप यकीन करें अपना समर अब्बास साहब, आप अपना घर का बिल इस कौम को दिखाएं कि पिछले साल जितने यूनिट आपके घर के थे, उतने यूनिट पे इस दफा आपका बिल कितना आया है। अगर आप जैसे और हमारे जैसे लोग जो सफेद पोश, अगर वो बिल देने इस वक्त उनके घर अंडर डिस्कशन है, तो गरीब आदमी का क्या बनेगा? सो पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। बाकी रही फॉरेन पॉलिसी, आपके सामने है। कश्मीर जाता रहा हाथों से। अफगानिस्तान में 70,000 लोगों की हमने शहादतें दी है। सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा बंद है। सिक्योरिटी काउंसिल वाले हमें अंदर, दरवाजे के अंदर ले जाने को तैयार नहीं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सो पाकिस्तान के सबज पासपोर्ट की इज्जत तो सुबह सुबह ही हमें जब उठते हैं तो कोई ना कोई वाकया हो जाता है। लेकिन तलाल साहब, वो तो कहते हैं कि हमने तो इज्जत उस दिन बढ़ा दी थी जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट क्या दिया था अमेरिका को। कह रहे इससे बड़ी इज्जत बढ़ी है पाकिस्तान की। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर इज्जत उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा बंद, पता चला जी वहां हमें बात करने की भी इजाजत नहीं मिली। उसके बाद आप देख लें, कश्मीर पे हमारे साथ दुनिया में खड़ा कोई नहीं हुआ। उसके बाद फैटअप की लिस्ट से आज तक हम निकल नहीं सके। मैं आपको, यानी कि हमारे इस्लामी मुल्क जो कि हर वक्त तैयार होते थे आपके पीछे खड़े होने पर, कश्मीर पर एक सिंगल लाइन की स्टेटमेंट उनकी नहीं आई। बाकी तो आप छोड़ दें, रेड लिस्ट से जो नाम नहीं जो निकाल सके जो हुकूमत, वो सबज पासपोर्ट की क्या इज्जत करवाएगी? क्या कश्मीर का मसला हल करवाएगी? या अफगानिस्तान में वो कहते हैं जी हम बड़े तीर मार खाएं, ये पता चल जाएगा। लेकिन तलाल साहब, ये तो सारी बातें तब होंगी, आपका जो प्रेशर है वो तब किसी जगह जाके नजर आएगा, हमें काम करता नजर आएगा कि जब अपोजिशन सारी इकट्ठी होगी। अपोजिशन में आप अलग हैं, एक तरफ 8 जमातों का ग्रोह, पीपल्स पार्टी अलग है, एएनपी अलग है। पीडीएम के अंदर भी मौलाना तालिबान को मुबारकबाद दे देते हैं, बाकी पार्टी बाद में कहती है वो उनका अपना जाती पार्टी का बयान था। वो पीडीएम के सरबराह है, जैसे भी है उसे आप डिसोन नहीं कर सकते उस चीज को। तो ये जो स्कैटर्ड अपोजिशन है, बिखरी हुई है, वो इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत है। वो कह रहे हैं अब तो वो इतने कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं ये तो हम 5 साल पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी हमारे हैं, कि हमारा मुकाबला नहीं है कोई। नहीं, देखे ना, मेरा ख्याल खान साहब फिर गलत फहमी में है। ये सारी ऑपोजिशन ही है। पीपल्स पार्टी भी ऑपोजिशन, ठीक है, उनका हमारे से इख्तलाफ है, लेकिन हर कोई अपनी जगह पर खान साहब का मुखालिफ जरूर है। सो कोई तालिबान को किसी ने मुबारक दी है या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन वो खान साहब का मुखालिफ है, उसकी पॉलिसियों का मुखालिफ है। सो ये एक देखे ना, ज्यादा से ज्यादा अगर ये इलेक्शन टाइम पर भी हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा, मैं आपसे ये कह दूं, ये उस दिन ये नजर भी नहीं आएंगे पीटीआई वाले, ये मिलेंगे नहीं आपको। ये आप देख लीजिएगा, जिन लोगों को बिजली गैस का बिल नहीं दिया जाता, जिसकी रोटी छिन गई है, जिसकी गरीब आदमी से पूछे जरा कि भी वो आप कह रहे एब्सोल्युटली नॉट, यानी घी जो 100 रुपए का था अब 350 का है, तो जी वो कहते हैं जी खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, तो आप घी को भी एब्सोल्युटली नॉट कह दें। फिर उसके बाद अगर जिसकी रोटी जो 30 रुपया किलो का आटा था वो 100 का हो गया है, क्योंकि खान साहब हैंडसम बड़े हैं जी। ना हैंडसम से गुजारा होना, ना एब्सोल्युटली नॉट से गुजारा होना है, ये गुजारा पेट भरना है उसी रोटी चीनी उसी घी से, जो कि मैं आपसे बताऊं, आप ये यकीन कर ले, ये वो हालत इनकी होगी। काफ लीग वालों ने भी एक इलेक्शन लड़ा था जब बेनजीर की शहादत हुई थी, बड़ी मुश्किल, वो भी कोई इज्जत से लड़के थे। आप यकीन कीजिएगा, गली मोहल्लों में, मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता कि इनके साथ क्या होगा, और ये ज्यादा दूर की बात नहीं। बाकी ये एक्सपीरियंस करना है तो ये कर लें, और लंबा कर लें अपने इक़्तिदार को ज्यादा से ज्यादा 2023 से। ठीक है, अच्छा ये इस पे जो फैसल करीम कुंडी साहब जो वाइट पेपर ला रही है पीडीएम हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर, आप भी लेके आएंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन की 3 साल की कारकर्दगी पर, या पीडीएम की कोई कि यार ये भी ठीक नहीं रही? नहीं, हम तो हुकूमत की उसकी कारकर्दगी, क्योंकि हुकूमत है, हुकूमत ने जो वादे किए, तो आप अपोजिशन की भी अपोजिशन है ना।
नहीं, हम अपोजिशन हुकूमत के साथ। हम अपोजिशन में देखें, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है और हमजा शहबाज साहब पंजाब में है, और हम पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ जो है वो काम एज ए अपोजिशन पार्टी कर रहे हैं और पंजाब में भी कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर जो भी अपोजिशन होती है तकरीबन उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पार्लियामेंट के बाहर बिल्कुल अलहदा हैं, मतलब उनके अपने एक थोड़ा मौक़िफ़ है, हमारे मौक़िफ़ में थोड़ी सी तब्दीली है। इसके मतलब नहीं कि हम पार्लियामेंट में इकट्ठे नहीं हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उन्होंने वादे किए थे, वईद किए थे, वो हम उनको याद दिलाएंगे। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, बाकी चीज़ें। अब तो हुकूमत इस चीज़ पे आ गई है कि आप लोगों की ज़बान बंद करना चाहती है कि आप लोग हुकूमत की ऊपर तनकीद ना करें। अगर मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट या वो करूँ, उस पर वो पाबंदी लाना चाहिए। वो कहते हैं मतलब है कि ये डिक्टेटरों के भी डिक्टेटर बनना चाहते हैं। फिर क्या कहते हैं, हमारी मईशत बहुत बेहतर हो गई है, मोटरसाइकिल बहुत बिक गए। मतलब ये कि क्रिकेट से गुल्ली डंडा पे आ गए। कहते हैं हमारा जो है ना, हम क्रिकेट खेल रहे थे, अब हम गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। मतलब गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन देखिए मईशत बहुत बेहतर हो चुकी है, सारी चीज़ें। देखिए मईशत का तो बता दिया तलाल चौधरी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि रोटी क्यों सस्ती देनी हुई, चीनी, दवाइयाँ, रोज़मर्रा की अशिया। फिर आप फॉरेन पॉलिसी को देखें, अब रोज़ाना शाह महमूद साहब उठते हैं, रोते हैं कि जी हमें UN में तकरीर करने नहीं दी इंडिया। भाई आप ये बताएं कि आपको किसने कहा था कि आप इंडिया को वोट दें? वोट तो आपने दिया था ना इंडिया को, क्यों दिया था, किसने आपको कहा था? अब उस चीज़ को भुगतो। ये चीज़ें देखें, आज आप बताएं कि 2 साल से ज़्यादा हो गए आपके पास US एम्बेसडर इस मुल्क में नहीं है। फिर आप कहते हैं हमने एब्सोल्यूट नॉट किया, हमने अड्डे नहीं दे। ओ भाई खुदा के बंदे, इनको कोई अकल सिखाओ। वो आते हुए अड्डे मांगते हैं, जाते हुए अड्डे नहीं मांगते हैं। जाते हुए तो अपने मुल्क जा रहे हैं। अब वो क्या अड्डे मांगेगा आपसे? प्रेजेंस जो है वो रखना चाह रहे हैं, एक्सटेंडेड एयर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आज हमारा सबसे जो करीबी मुल्क है, बरादरान मुल्क है, आज चाइनीज़ के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। उसकी सिक्योरिटी के उन्होंने क्या किया? आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के नौजवानों पे, आप अगर दीर की बात करें, डेर इस्माइल खान की बात करें, क्वेटा की बात करें, लसबेला की बात करें, गवादर में क्या तो ये बता दें कि अब EVM के मामले पर जो PDM का मौक़िफ़ है वो कह रहे हैं भरपूर मुखालफत करेंगे। हमारे भी उस पर आप भी भरपूर मुखालफत करेंगे? एब्सोल्यूट नॉट है। तो ये मिल के नहीं हो सकता सारा? किससे मिल गए? हुकूमत के साथ मिलकर, PDM के साथ मिलकर। तो उन्होंने आज PDM ने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया, वो PDM की मीटिंग में पेश किया। हमने भी कह दिया हम भी एब्सोल्यूट नॉट पे ही हैं। अच्छा सदाकत साहब, कई सारे मामलात हैं, ये PDM आप कह रहे हैं तकसीम हो गई, आपस में लड़ पड़े, हमें इनसे कोई ख़तरा नहीं है, ना सिर्फ ये वाला टेन्योर पूरा करेंगे बल्कि अगले 5 साल भी हमारे हैं, चूँकि हमारा मुतबादल कोई नहीं है। लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं उन पर तो ये अपने अपने तौर पे अलग अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन वो आपके खिलाफ कह रहे हैं। हम एक ही पेज पर है। जिस तरह से आज बात हुई कि आपकी 3 साल कारकर्दगी है, उस पर पीपल्स पार्टी भी नाखुश है, नून लीग भी कह रही है वाइट पेपर लेकर आएंगे। EVM के मामले पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के मामले पर जो मौक़िफ़ नून लीग का, PDM की दीगर जमातों का है, वही पीपल्स पार्टी का भी है। वो भी भरपूर मुखालफत करने का इरादा रखते हैं। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा आपके लिए जो आप अगले 5 साल का ख्वाब देख रहे हैं? मतलब बहुत शुक्रिया। माजरत, मेरी वो नेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं कनेक्ट नहीं हो रहा, तो माजरत आपके चैनल से। देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हारी हुई जंग के वो खिलाड़ी हैं जिनको अब बड़े वो जो ये जब ये अपने मैदान में चल, जो मुक्के इनको अब याद आ रहे हैं ना, ये इनको मुक्के अपने मुंह पे ही लग रहे हैं। इनकी कोई सियासी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनको 30 साल मौका मिला, इन्होंने कौम को मायूस किया, इन्होंने मईशत का बिगाड़ा, इन्होंने इदारे डबोए। इनके पास कोई ऐसा इखलाकी जवाब नहीं है कि जिस पे ये किसी तरह कोई दावा कर सके। अब रही बात कि PTI को पहला एक दौर मिला, PTI ने डिलीवर किया। आज आप देख लें, चाहे वो अवाम का मैंडेट हो GB के इलेक्शन में, अवाम का मैंडेट हो कश्मीर के इलेक्शन में, अवाम का मैंडेट हो दीगर ज़िमनी इलेक्शन में, और साथ साथ ये जो इनका कोई पर्दा था वो भी एक्सपोज हो गया। हर इशू पे ये एक्सपोज हुए। अभी ये नहीं, जब कश्मीर इलेक्शन में कोई पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया ये रखते रहे, प्रो इंडिया बयानिया इनका था, जिसके वजह से जो रही से एक कसर है वो इनकी ख़त्म हो गई है। अब जो ये बातें कर रहे हैं वो बस सिर्फ वक्त गुजारने के लिए है। PTI इंशाल्लाह पूरा प्लान कर रही है कि जो हमें इन्होंने कानून साजी नहीं करने दी, हमें इन्होंने रिफॉर्म नहीं करने दी, हमारा जो सारा एजेंडा था, इन्होंने अपने करप्शन और अपने NRO के चक्कर में वो एजेंडा उसको सैबोटाज किया। तो PTI ये आय कर रही है कि जो हमने लोगों को डिलीवर किया उसकी बुनियाद पे अगले 3 साल इंशाल्लाह हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, जिसकी बुनियाद पे हम कवानीन जो अपने बदलने थे। लेकिन सदाकत साहब, ये जो आपकी एहतसाब की ड्राइव थी, जो सबसे बड़ी आपकी ड्राइव थी, वो थी हम एहतसाब करेंगे। तो एहतसाब आपका अब यहाँ पहुँच गया है कि मालम जब्बा का जो मामला है वो मुंतकिल हो गया है नैब से एंटी करप्शन को, और यहाँ भी जो शहबाज शरीफ साहब को आज नोटिस मिला है 24 तारीख को तलबी का,
ये भी एक ठेका देने का मामला है। वहाँ पर भी ये था कि ये एक ठेका दिया गया था, उसमें जो मामला थे ये एंटी करप्शन देखे, ये नैब के परव्यू में नहीं आता। तो यहाँ पे भी उसी तरह का सिमिलर मामला है। जो मेट्रो पिंडी इस्लामाबाद का जो यहाँ पे पौधे लगाने का ब्यूटिफिकेशन का जो ठेका था वो एहसन इकबाल साहब के भाई को दिया गया, और इल्ज़ाम है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये ठेका उनके कहने पर दिया गया, तो उन्हें 24 तारीख को तलब कर लिया गया है। तो इस पर आज शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने हुकूमत की जो अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव है उस पर एक ताना दिया, वो ताना जरा सुन लें आप भी, फिर मैं इस पर आपका कमेंट लेता हूँ। ये 3 साल में कोई स्कैंडल मिला नहीं है, तो अब मेट्रो बस के प्रोजेक्ट में पौधे लगाने का स्कैंडल मिला है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ चेयरमैन नैब को कि जाते जाते ये अपनी बदनामी की मोल ले लें। सर कहाँ गई वो अरबों की खरबों की करप्शन के दावे, और वो शाहिद हक्कान साहब कह रहे हैं कि पौधे लगाने पे आपने उनको नोटिस दे दिया यार। समर, ये आप देखें इनकी करप्शन की और लूट मार की कहानी, इन्होंने पौधों तक की करप्शन नहीं छोड़ी। बाकी आप देख लें PIA में इनकी करप्शन, स्टील मिलों में इनकी करप्शन, चीनी में इनकी करप्शन, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग में इनकी करप्शन। बाकी आप मिसाल ले लें कि जो बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स के जो इन्होंने स्टेडियम बनाए उनमें इनकी करप्शन, इन्होंने अपनी मिलों पे पैसे लगाए, अपने इन्होंने महल बनाए, वो सारी बातें। ये मेट्रो बस के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाने थे वो भी इनकी इरेगुलरिटी से, इनकी करप्शन से नहीं बच सके। तो मेरा ख्याल है कि इस बात पे उनको फखरिया नहीं शर्मिंदा होना चाहिए था कि किस लो लेवल तक जाके इस मुल्क को लूटा गया। आज 2.5 साल 3 साल से हम इनकी लूट मार की, इनके खसारों की और इनके जो इदारे डूबे हुए थे उनको बचाने के लिए हम सर वो मालूम जबा भी इसी तरह का मिलता जुलता केस था, वो तो एंटी करप्शन को मुंतकिल कर दिया गया कि जी एक ठेके का मामला था, ये इसकी परव्यू में नहीं आता। नहीं, ये जो इसमें फेस मास्क का जो हुआ था ये भी लो लेवल है, हाई लेवल है। एक और रिपोर्ट आपको मैं पेश करूं कि एंटी करप्शन और करप्शन का ये हाल था कि 2000 से लेके 2017 तक नैब ने सिर्फ और सिर्फ कोई 200 अरब रुपया रिकवर किया था, और हमारे 3 साल में नैब ने 583 अरब रुपया चोरों, डाकुओं, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और करप्ट पॉलिटिशियन से रिकवर किया। ये इटसेल्फ, उनमें कोई हुकूमती लोग भी थे जिनसे कोई पैसा रिकवर हुआ, क्योंकि आपके यहाँ तो था कि इवन हैंडेड अप्रोच होगी एहतसाब को लेकर। देखिए इवन हैंडेड क्या, मैं बता रहा हूँ कि 583 अरब रुपया चोरों डाकुओं से लेके इस मुल्क के खजाने में 3 साल में इस नैब ने डाला है, जो नैब 17 साल में सिर्फ उसने 200 अरब रिकवर किया था। तो इंशाल्लाह आगे देखिए ये सब इंशाल्लाह मानेंगे भी और ये कौम का पैसा वापस भी करेंगे। ठीक है, तलाल चौधरी साहब, सदाकत साहब तो कह रहे हैं कि ताने ना दें हमें, बल्कि इस पे तो शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए कि पौधे तक नहीं छोड़े, करप्शन आपने वहां पे भी की। वो समरवाज साहब मैं आपको बता दूं, ये 3 साल हो गए हैं मैं ऐसे कागज लहराते देखता हूँ। 200 अरब आशियाना, 300 अरब साफ पानी, 500 अरब टीटियां, 800 अरब फलाना, ये हो गया वो हो गया। बाद में आता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और मेरा ख्याल है उसके बाद पता नहीं इस कदर बेशरम लोग हैं कि कोई एक फैसला ही पढ़ ले, छोड़ दे बाकी। मैं साद रफीक से शुरू हो जाता हूँ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसम, क्या कहते हैं अब्बासी साहब, उसके बाद शहबाज साहब, हमजा, मरियम, मुझे कोई फैसला बता दे, पता नहीं है कहाँ, ये मकसद क्या है। यानी अब वाहद एक हल रह गया है, इमरान खान को चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ चेयरमैन नैब भी बन जाए। ये मुझे कुंदी साहब ये भी सारे पकड़ने पड़ने हैं, क्योंकि हम रोज बोलते हैं। मसला इनका ये है कि इन्हें अपोजिशन चाहिए नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं कि ये अपोजिशन तो एक्सपोज करती है, नाअहली, नालायकी और उसके बाद कठपुतली जो है वो रोजाना एक्सपोज होती है। जब मेरा मतलब जब आप कश्मीर का सौदा करेंगे तो अपोजिशन तो बोलेगी, जब आप मिस हैंडल करेंगे अफगानिस्तान को अपोजिशन बोलेगी, गरीब की रोटी महंगी और अपोजिशन मुंह पे टेप लगा के बैठी होगी। ये नहीं हो सकता। और बुजदार वो मीनारे पाकिस्तान से लेकर और जो वो उस पंजाब का हाल हुआ है जहां डर से कोई, मेरा मतलब है जहां CM होता था तो पूरे पंजाब में डर होता था। लेकिन तलाल चौधरी साहब अगर कोई सैकड़ों रुपए का पौधा जो है वो हजारों रुपए में चार्ज किया गया, उसकी कीमत अगर लगाई गई है तो इसकी पूछताछ भी तो होनी चाहिए ना भाई। मैं कहता हूं 100 दफा हो ना जी, मुझे ये बता देना साफ पानी में मैं गिरफ्तार रहा हूं, आशियाना में गिरफ्तार रहे हैं,
उसके बाद एहसन इकबाल साहब गिरफ्तार रहे हैं और उसके बाद वजीर मसूफ असद उमर कहते हैं नहीं ये तो नहीं अच्छा नहीं, ये तो सही नहीं बना रेफरेंस, ये तो बनता ही नहीं था रेफरेंस। मुझे ये बताएं, मुझे जवाब दे देना। मैं हमारी साथ आपने कोई खदशा है आपको कि शहबाज साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है? खदशा है आपको कि गिरफ्तार हो सकते हैं शहबाज शरीफ साहब? देखिए, मैं आपसे बता दूं, एहतसाब से लेके गद्दारी तक हर चीज हमारे पर ट्राई हो गई है। सही है। इनका जो शौक है ना, वो मेरा ये, अब मुझे ये बताएं, इससे तो, और जो करप्शन है, आटा किसके दौर में महंगा हुआ, चीनी किसके दौर में महंगी हुई, तेल किसके दौर में महंगा हुआ, ये घी किसके दौर में महंगा हुआ, दवाइयां किसके दौर में चोरी हुई, सबसे बड़े पाकिस्तान के स्कैंडल इनके दौर में हुए। कोई 1 रुपया मुझे बता दें आज तक निकला हो? क्योंकि खान साहब ने सारे चोर रखे हुए हैं, किसी से घर का खर्चा लेते हैं, किसी का जेब खर्चा लेते हैं, किसी से जहाज लेते हैं, किसी से बनी गाला का बिल लेते हैं। ठीक है। फैसल करीम कुंडी साहब, शहबाज शरीफ साहब को नोटिस आया, इस पे आपकी क्या राय है? कोई आप भी बोलेंगे? उनकी स्पोर्ट पेपर है, जब मरीम नवाज साहबा के वाले से मामला हुआ था, बिलावल साहब बड़े गुस्से में थे उस वक्त, बड़े जोश खिताबत में वो बोले थे, पार्लियामेंट के अंदर बड़ा गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया था। तो अभी आप क्या भी रहे, वैसे भी हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के साथ है, PMLN के अंदर, तो इस पर आपकी पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी? 24 को उनको बुलाया गया, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं और पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, इसलिए। दूसरी बात यह है कि जब अब्बासी साहब वगैरह की पार्टी और इनके जो चेयरमैन थे, वो मतलब है कि ये कहते थे कि मैं उनको किसी को नहीं छोड़ूंगा, इनकी ज़ाती ख्वाहिश ये है इमरान खान साहब की तमाम अपोजिशन जेल में चली जाए और वो अकेले आराम से हुकूमत करे, बादशाह करें। लेकिन अगर सब जेल में चले जाएं फिर भी हुकूमत नहीं चला सकते हैं। अब मुझे बताइए, उन्होंने कहा हमने इतनी रिकवरी की है, आपने नैब को अगवा बराए तावान का इदारा बनाया कि हमने इतनी रिकवरी कर ली है। बताएं कितने सियासतदानों को आपने टांगे है, कितने अफसरों को टांगे? क्या आप कहते हैं कि नहीं ठीक है आप 1 करोड़ रुपये खा लें, 30-40 करोड़ 50 करोड़ आप नैब को दे दें, उसके बाद बाकी आपके क्लियर हो गए? ये तरीके। आपने तो कहा था कि इन्होंने सारा पाकिस्तान, तो कुंडी साहब, खुर्शीद शाह साहब के अलावा और एक और लीडर के अलावा कोई भी इस वक्त कैद में नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी मैशत ठीक हो रही है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, सारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, हमारी 2 साल से ज्यादा हो गई, गाड़ियों की सेल बढ़ गई है, वो कह रहे हैं कि इकॉनमी बढ़ी है, हमारी बेहतर हो गई है। वो कह रहे हैं गुल्ली डंडा पे आ गए ना क्रिकेट से। खुर्शीद शाह साहब 2 साल से जेल में है, ठीक है। मुझे बताएं उनके खिलाफ आज तक रेफरेंस जमा नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जी हमने किसी, भाई आप बताएं ना कि आप लोगों ने, अब ये कह रहे हैं बाकी छोड़े PIA, आप मुझे बताएं कि PIA को कौन हट करता है? कोई सियासतदान हट करता है जरूरत तो आप करें ना, कुछ कर सकते हैं। PIA के हेड के खिलाफ एक्शन ले, एयर चीफ मार्शल उसको हट करता है, सियासतदान हट नहीं करता उसको, और कितने सालों से कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर तो एविएशन का मिनिस्टर तो एक सियासतदान नहीं बैठा ना, देखें जिसके अंडर एविएशन का मिनिस्टर तो होता है ना, लेकिन मसला ये कि उसको हेड कौन कर रहे हैं? हेड तो मतलब है कि सियासतदान तो चेंज होते रहते हैं, साल बाद 2 साल बाद, इनके दौर में तो शायद 2-3 दफ़ा चेंज हुए, बाकी हमारी हुकूमतें आती रहती हैं, चेंज। लेकिन ये बताएं कि इन्होंने मलम जब पे क्या किया, रिंग रोड पे क्या किया, चीनी, आटा, मतलब है कि मलम, मतलब है कि BRT, क्या क्या चीज़ इनको बताएं। लेकिन एक दिन ये भुगतेंगे, ये नहीं कि हर साल हर वक्त हुकूमत रहती है। ये जो कहते हैं हमें 5 साल और, इस तरह मुशर्रफ साहब के साथ भी लोग होते थे, कहते हैं 10 साल इसको और भी वर्दी में कबूल है। अच्छा। जो आज इनको वर्दी में, आज इनको कबूल करना चाहते हैं, वही लोग उनके साथ भी कबूल करते हैं। वही लोग आजकल इत्तेफाक से खान साहब के साथ भी बैठे हुए हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ज़रा बात करेंगे कि थ्रेट जो है वो पाकिस्तान के लिए बढ़ रही है। गो के इस वक्त इंडिया जो है वो उसने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने के लिए, उससे तो मुँह खानी पड़ी है। लेकिन वो दहशतगर्द तंजीमें, पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें जो अफगानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए हैं, वो अभी भी मुतहर्रिक हैं। उनके बारे में क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक दर्शक नाज़रीन, बात और अब करेंगे ज़रा अफगानिस्तान की सूरत हाल की कि उस हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो कितनी मौसर है, क्या हमारी पॉलिसी बेहतर सिमत में जा रही है। चूँकि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक इस वक्त नज़र आ रही हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ हैं उन्हें अटैक किया जा रहा है। दासू के बाद फिर कल गवादर में चाइनीज़ के काफ़िले पर अटैक किया गया, जिस पर चाइनीज़ एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में, उसकी तरफ से बड़ी सख्त प्रेस रिलीज़ भी आई है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो एक मौसर रोल प्ले करें चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए। बहरहाल आर्मी चीफ ने भी कल कहा कि तालिबान जो हैं वो अपने वादे जो थे अब वो वादे अपने पूरे करें।
कि अफ़गान सरजमीन ज़ाहिर किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो बड़े मुतहरक हैं। तो तलाल चौधरी साहब, आपकी क्या राय है कि इस वक्त क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? एक तो बार बार मुतालबा ये आ रहा है अपोजिशन की तरफ से, आपकी जमात की तरफ से भी, कि एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, और कल शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी थी कि इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ने कल ये बताया था, जो कि वज़ीर पार्लिमानी अमूर के, कि हमें किसी किस्म की कोई मुशावरत की जरूरत नहीं है किसी के साथ। ज़रा उनका जवाब सुनने ज़रा। ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि इस तरीके से किसी की मर्जी मंशा पे, उनकी जो है विश लिस्ट पे हम काम करें। जब हुकूमत मुंतखब होती है, पॉलिसी मेकिंग वही करती है, इम्प्लीमेंट भी वही करती है, पार्लियामेंट उसमें अपना एक रोल अदा करता है लेजिस्लेशन का, और अहम नेशनल इश्यूज पे जो है अपनी एक राय देने का। उस राय की हुकूमत पाबंद नहीं होती। जी तलाल चौधरी साहब, वो तो कह रहे हैं कि हमने कोई मुशावरत नहीं करनी आपके साथ, हमें जो बेहतर लगेगा वही करेंगे, चूंकि अवाम ने हमें मैंडेट दिया, हुकूमत हमें दी है, हम फैसले करेंगे। देखिए, अवाम ने अगर उनका मैंडेट दिया है तो ये मैंडेट दिया तो नहीं था, सत्यानाश करने का मैंडेट दिया हुआ है। कश्मीर आपके दौर में बिक गया है, गरीब की रोटी जाती रही है, सबज पासपोर्ट की इज्जत तो दूर की बात है, या लोग आप रेड लिस्ट से पाकिस्तान को कोविड की नहीं निकाल सके। चले उसके बाद अफगानिस्तान के 70,000 हमारे शोधा हैं, दुनिया आपकी बात नहीं सुन रही, दुनिया आपको मुंह नहीं लगा रही, दुनिया फैसले कर रही है सिक्योरिटी काउंसिल में, और वो आपका दरवाजा बंद है सिक्योरिटी काउंसिल का, आपका कोई बात तजवीज सुनने को तैयार नहीं है। भाई आप हुकूमत में होंगे, स्टेक्स तो हमारे हैं, पाकिस्तानियों के हैं, पाकिस्तान के हैं, और पार्लियामेंट को फिर ताला लगा दें। फिर जिस दिन मुंतखब वजीर आजम हो दे, उसके बाद पार्लियामेंट 5 साल बाद फिर जब मुंतखब होना हो तो पार्लियामेंट चला ली। पार्लियामेंट किस लिए रखी हुई है जी? कमाल। यानी जिस दिन यमन का मामला आया था, जिस दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा का मामला आया था, हमने तो इनसे लाख इख्तलाफ के बावजूद इस्तीफे दिए हुए थे। हमने इस्तीफों को कबूल करने की बजाय इन्हें अवाम में बिठाया, इनसे फैसले करवाए। इन्होंने एक एक वर्ड पर वो जो हमने वहां पर करारदादें पास की, उस पर एतराज किया, वो हमने इनका एतराज सुना और उसके बाद इनको ऑन बोर्ड लिया। ओ भाई, पाकिस्तान का आपकी है ना, आपकी जो ईगो है इमरान खान की कश्मीर से बड़ी है। आपकी ईगो, इंडिया हमला करे तो आप अपोजिशन से मिलना नहीं पसंद करते, आपकी ईगो बड़ी है। 70,000 शोधा से आपकी ईगो बड़ी है। अफगानिस्तान का सारा नजला पाकिस्तान में आखिर में गिरेगा, आप तो घर चले जाएंगे। उसके बाद कमाल करते हैं, यानी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाना। आप ये देख लें, यूएन का इजलास हो चुका, और उधर पार्लियामेंट, यूके, कनाडा, दुनिया की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हो चुका। सबसे बड़े हमारे स्टेक है, हमारी पार्लियामेंट को ताला लगा हुआ। जी सदाकत साहब, ये क्यों ताला लगा है पार्लियामेंट को? क्यों नहीं बुलाते आप? क्यों नहीं डिस्कशन करते दीगर जमातों के साथ भी? ज़रा सबकी अगर आप एक कलेक्टिव इनपुट अगर आपको मिले, ज़रा फैसले तो आपने करने, लेकिन सबसे राय लेना ज़रूरी होती है। पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज में सबसे एक राय लेके एक मुतफ़िका फैसला साजी की जाती है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ भी ईगो का मसला, जो तलाल साहब कह रहे हैं उनके बकौल के ईगो का मसला आ गया, आप बात नहीं करना चाह रहे किसी के साथ? नहीं समझ, ये बड़ा सीरियस मैटर है और उसमें पार्लियामेंट में डिबेट भी होनी चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं कश्मीर के या इस वक्त जो हो रहा है अफ़गानिस्तान में, वो ना तो किसी हमारी खुदा न खासा सियासी हुकूमत का पैदा करता है, और ना कोई हम उसमें कोई अपना सोलो फ्लाइट लेके कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, कुछ मोस्ट अर्जेंट होती हैं। मोस्ट अर्जेंट यही था कि इसके लिए हमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक इदारा बना हुआ है, उसका इजलास बुला के ये तय करना है कि जो अफगानिस्तान में हर लम्हे बदलती सूरत हाल है, उस पर बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन करना है। इस वक्त डिस्कशन और डिबेट और उनका वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा, जब पाकिस्तान कोई फैसला लेगा, तो उस वक्त पार्लियामेंट को भी एतमाद में ले लेंगे। दूसरी बात ये होती है कि हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास ये मैंडेट होता है कि उन्होंने कौम के जो हंगामी फैसले हैं वो हंगामी बुनियादों पर करने। ऑपोजिशन हमारी कोई सीरियस ही नहीं है। दूसरी बात, नून लीग का तो मौका हमें पता है, नून लीग ने तो हमें वो अब्दुल्ला मोहिब गालियां दे रहा था, मोहिब अब्दुल्ला, और ये उसको जाके ना नवाज शरीफ साहब उसको शाबाशें दे रहे थे। इनका तो वो जो फेवरेट था नून लीग वाला, वो तो कहीं भाग ही गया, पता नहीं अशरफ गनी के साथ मिल ही नहीं रहा। तो इनका तो यानी किरदार ही बड़ा अफसोसनाक रहा कि ये जब इंडिया का मसला आता है, ये कश्मीर में जाके बजाय कि ये मोदी के खिलाफ तकरीरें करें, ये इमरान खान साहब के खिलाफ तकरीरें करते हैं। इलेक्शन की बात हो तो ये कहते हैं कि अगर की तो हम मोदी से मदद मांगेंगे। इसी तरह अफगानिस्तान का इशू आया, चले
कोई मशवरा दिया होगा, कोई तनकीद की होगी। नवाज शरीफ साहब ने तो जो बंदा पाकिस्तान को गालियां देता है उसको गले लगा लिया कि तुम और मैं जो है ना दोस्त है। तो मैं नहीं ख्याल कि ऐसी सियासत की बातें करनी चाहिए। पाकिस्तान में जिम्मेदार हुकूमत है और पाकिस्तान में उस तरह की हुकूमत नहीं है जो अपनी फौज को बदनाम करेगी, चाहे वो डॉन लीग्स हो, चाहे वो मुंबई हमला हो। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे एक पेज पे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जहां तक ऑपोजिशन का रोल है, इनको मौका देंगे, इनको तकरीरें करने का मौका देंगे। बाकी जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है इमरान खान की, वो अंडरस्टैंडिंग 20 साल पहले से पूरी दुनिया को पता है कि एक आदमी था पूरी दुनिया में जो कहता था कि जितनी मर्जी जंग लड़ लो, आपको बिल आखिर अफगानिस्तान में आप जंग से जीत नहीं सकते, आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो फैसल कुंडी साहब, सदाकत साहब कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की इस पे जो उनकी राय थी, आज वही चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सच साबित हो रही हैं, तो हमें किसी से ज़्यादा राय लेने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट का इजलास वगैरह बुला लेंगे, वहाँ तकरीर आप शौक से करें, लेकिन फैसले हमने अपने करने जो हमें बेहतर लगेगा। देखिए, दो चीज़ें, पहले तो ये समझते कि हर फन मौला इनसे बेहतर कोई चीज़ कोई नहीं समझता, और दूसरी बात यह है कि ये सच्ची मुझी समझ गए कि इनको लोगों ने वोट दिए। अगर इनको लोगों ने वोट किए होते तो ये पार्लियामेंट को इज़्ज़त देते। अली मोहम्मद खान के मैं भी क्लिप सुन रहा हूँ कि हमें वोट मिले और हमारी मर्ज़ी हम क्या करें। ये आपकी मर्ज़ी नहीं, पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान सिर्फ आपका नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में एक ऐसे फैसले हों जिसको कल हम भुगतें, जैसे माजी में 2 डिक्टेटरों ने ऐसे फैसले किए थे। तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? अभी जो हमारी पॉलिसी है अफगानिस्तान के ऊपर, ये बताएं कि 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी और कहा जाता है कि शुरुआत में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता, और उस वक्त हम पार्लियामेंट को हमने ऑन बोर्ड किया और हमने वहाँ पर ऑपरेशन किए, उस वक्त ये लोग किधर थे? ये जमात किधर थी उस वक्त? कोई कभी आपने ज़िंदगी में इनकी वो स्टेटमेंट 2008 से लेकर कोई स्टेटमेंट सुनी थी? या जब हमारे लोग शहीद हो रहे थे, फौजी शहीद हो रहे थे, पुलिस वाले शहीद हो रहे थे, सियासतदान शहीद हो रहे थे, लोग शहीद हो रहे थे, हमें तो तोहफे में मिला था। वो जब ड्रोन अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे पाकिस्तान पे, तो उसके खिलाफ इस जमात ने वज़ीरिस्तान की तरफ लॉन्ग मार्च जरूर किया था। वो ड्रोन देखें, बाद में स्टैंड लिया था वो जो ड्रोन अटैक करने जिसने गवर्नमेंट ने खामोशी रखी हुई थी। एक मिनट, अब उसको भी जवाब सुन लें। जिसने ड्रोन अटैक की इजाज़त दी थी उसके तो पोलिंग एजेंट इनका लीडर बना था, चेयरमैन, जो बाद में से फिर माफ़ी मांगी। इमरान खान उसका एजेंट था ना, मुशर्रफ का, कोई और नहीं था पोलिंग एजेंट, वही था ना। ठीक है, और हमें उस डिक्टेटर ने पाकिस्तान जो तोहफे में दिया था वो बारूद से भरा पाकिस्तान था, वो खुदकुश धमाकों से भरा पाकिस्तान था, वो टारगेट किलिंग वाला पाकिस्तान था, वो धमाकों वाला पाकिस्तान था, वो मिसिंग पर्सन वाला पाकिस्तान था। उस वक्त के पाकिस्तान के हालात आप देखें। इनको तो खुशकिस्मती में जो है, जो उस वक्त हमने उसमें जो स्वात ऑपरेशन हुआ जिसमें वहाँ माइग्रेशन हुई, वापस हमने सेटल डाउन किया, उसके बाद भी ऑपरेशन हुए। आज वज़ीरिस्तान के IDPs आज भी वापस जाने के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं, आज तक वो नहीं जा सके। हमारे ऊपर सैलाब भी, हमने सब कुछ किया। हमने आज इनको तो हमने तोहफे में एक पुरअमन पाकिस्तान दिया था। आज मुझे बताएं कि एक 10-15 दिनों में चाइनीज जो हमारे सी पैक पे काम करे, कितने टैक्स उनके ऊपर हुए हैं? बिल्कुल। दासू में आपने उसको मिस हैंडल किया। इनका प्रॉब्लम यह है कि इनके जितने भी मिनिस्टर हैं, स्ट्रांग वर्डेड उनकी तरफ से, जो मिनिस्टर हैं उनकी एम्बेसी की तरफ से बड़ी दूसरी मिनिस्ट्रियों के मुतालिक ज्यादा पता होता है। दासू में इंसिडेंट होता है, बाबर साहब खड़े हो जाते हैं, वो ब्रीफिंग दे रहे होते हैं पार्लियामेंट को कि दासू में क्या हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि सिलेंडर है, फिर कहते हैं गिर गया। उसके बाद जब चाइनीज ने कहा कि ये हुआ, फिर उन्होंने कहा हाँ ये तो हमें, अब जो कल हुआ क्या करना चाहिए हमें इस पे? कल आर्मी चीफ ने तो कहा कि तालिबान अपने वादे पूरे करें। देखें, पहली बात अफगान सरजमीन किसी खिलाफ इस्तेमाल ना होने के बारे में हम इस उसमें नहीं, हम कहते हैं इस, क्योंकि BBC कह रहा है कि BLA ने अटैक किया, BLA ने रिस्पांसिबिलिटी कबूल की है, जो कि जिनका कंधार में उनका, देखिए अभी BBC के मुताबिक। हाँ, हम तो यही कहते हैं कि इसीलिए हम जॉइंट सेशन की बात कर रहे हैं कि ये हो, ताकि हमें चले, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल हो। वहाँ से जो लोग जो जेलों से रहा हुए हैं उनका माजी अगर आप देखें, बहुत सी चीज़ें जिसको हमने डिस्कस करना है, खित्ते में क्या पोजीशन है, क्या चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ना हो कि इंडिया की तरह इन्होंने इंडिया को वोट दे दिया, अभी कहते हैं हमारे दरवाजे बंद है, हमें बोलने नहीं देते। चले, ऐसे काम तो ये करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें बहुत कुछ पता है। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान ख़वातीन के लिए गैर महफूज क्यों होता चला जा रहा है। लाहौर के अंदर एक के बाद एक वीडियो सामने आ रही है, जिस तरह से ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है, उस पर जो एक्शन गवर्नमेंट ने लिया, कुछ अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया, इससे गवर्नमेंट ने प्रेशर तो अवॉइड कर लिया, लेकिन क्या है ये इस मसले का मुस्तकिल हल है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि ख़वातीन को हरासा करने की एक के बाद एक वीडियो सामने आ रही है। कल एक और वीडियो सामने आई जिसमें एक रिक्शा पर ख़वातीन को हरासा किया जा रहा मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से। फिर उसके अलावा एक और वीडियो भी आई थी जिसके बारे में कहा गया कि 2015 की वीडियो है, लेकिन पंजाब हुकूमत ये कह रही है, पुलिस ये कह रही है कि
CCTV कैमरास की मदद से, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरास की मदद से इन बंदों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और जो मीनार पाकिस्तान पर वाक़या हुआ था खातून को हरासा करने का, उस सिलसिले में 66 अफराद को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। और ये कहना है पंजाब हुकूमत का कि करार वाकई सज़ा दी जाएगी जो भी इस वाक़े में लोग मुलव्विस हैं। अब इस पे जो कंडमनेशन हैं वो मुख्तलिफ इस पे चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख़वातीन के लिए इतनी मुश्किल सूरत हाल क्यों बन रही है। सदाकत अली भाई साहब, ये क्या हो गया हमारे माशरे को, क्या हो गया हमारी इस कौम को, ये क्या कर रहे हैं हमारे लोग कि ख़वातीन के लिए हमारा मुल्क इतना गैर महफूज क्यों होता चला जा रहा है, पर्टिकुलरली अगर अब लाहौर की बात की जाए। जी समर, वाकई ये अफसोसनाक बात है। हमारा बड़ा अजीब मुआशरती रवैया सामने आया है। वैसे मेरा अपना अंदाजा है कि ये सोशल मीडिया के आने की वजह से ऐसे इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं। बिल्कुल, वरना ये पहले इस तरह के इश्यूज होते थे और शायद हाईलाइट नहीं होते थे। मैं बिल्कुल इस पे बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा। रियासती इदारों का, सिक्योरिटी के इदारों का, पुलिस का, दीगर इदारों का ये बुनियादी काम ही है कि ये ऐसे बंदों को ट्रेस करे और उनको ऐसी सजा मिले ताकि कोई एक डेटरेंट क्रिएट हो, एक सजा के हवाले से कोई खौफ क्रिएट हो। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा तरबियत की जरूरत है। स्कूलों में, मीडिया में, हम पॉलिटिशियन हैं, हम लोगों को ये तरबियत करें, क्योंकि ये बड़ा ही अजीबो गरीब शर्मिंदा होने वाला रवैया है। जो भी हमने ये वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे, यकीन माने बड़ा शर्म आती है। तो एज हुकूमत, मैं और हुकूमत का तर्जुमान मैं समझता हूँ कि इन लोगों को हम पूरी तरह उस इलाके की जियो फेंसिंग करेंगे और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी वीडियोस और उसके जरिए, नादरा के जरिए उनको ट्रैक किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस केस को कानून के अंदर रह के ज्यादा से ज्यादा इसको हाईलाइट भी किया जाए और सजा दे के लोगों को सजा के बारे में इल्म भी दिया जाए, ताकि ये जो ट्रेंड्स हैं ये बड़े ही अफसोसनाक हैं। शर्मिंदा हैं हम पाकिस्तानी होने के हवाले से, और हुकूमत के इदारों की भी नुमाइंदगी करना मुश्किल है ऐसे वाकयात के हवाले से कि मैं कहूँ नहीं जी ये कोई हमने बड़ा अच्छा कर दिया या पहलों ने बड़ा अच्छा किया। लेकिन सदाकत भाई साहब, मेन चीज़ ये है कि चंद पुलिस के अफसरों को मुअत्तल कर देना, OST बना देना, इससे गवर्नमेंट ने अपने ऊपर जो प्रेशर था वो आर्जी तौर पर तो डाइवर्ट कर लिया। जाहिर है इस पर DIG ऑपरेशन को, SSP ऑपरेशन को उनको मुअत्तल कर देना, मेरा से उसकी इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। जो नीचे कोई अगर इंतजामी अफसरान थे उनकी गलती थी वो समझ में आता है, 14 अगस्त इतनी बड़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी उनको मुअत्तल करने से मेरा से मसला हल नहीं होगा। ये कोई मुनासिब हल नहीं है। ये एक बड़ी पॉपुलर अप्रोच होती है कि मुतल्लिका अफसरान को जितने भी थे सबको आपने सस्पेंड कर दिया। असल चीज़ ये है कि सज़ाएँ होना, फैसले होना, इससे पहले भी बहुत सारे केस हैं। उस्मान मिर्ज़ा का मामला हो गया, वो उसके साथ के सारे बंदे जो हैं वो रिहा हो गए। सज़ाएँ देनी है, असल आपका चैलेंज ये है। मैं थोड़ी सी मैं आपके एतराज़ करूंगा कि आपको शायद हुकूमत की नीयत पे शक है कि जी नहीं, हम उन लोगों को जो खुदा न खासा इस तरह का उल्टा सीधा काम करते हैं उनको को बचाना तो नहीं चाह रहे ना इमीडिएटली उस वक्त। ठीक है, चले फैसल करीम कुंडी साहब, आप भी अपनी राय दीजिए कि इस पे क्या होना चाहिए। और जो पुलिस मेरी सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म साहब और इनके तर्जमान ये कहने से नहीं थकते कि मदीना की रियासत, तो मैं कहता हूँ कि जो मदीना की रियासत में सज़ा है वो सज़ा अगर इनको मिले तो पाकिस्तान का माशरा ठीक हो जाएगा। सजाएं होनी चाहिए लोगों में, जो कि मदीना की रियासत में सजा मिलती है। ठीक, आपको पता है कि आप सऊदी अरेबिया में हो गए, आपने चोरी की, आपने जो भी क्राइम किया उसकी सजा क्या है, आपको पता होता है क्या होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि ट्रायल हो रहा है, सजाएं होंगी तो लोगों फेंसिंग हो रही है, फलां चीज उधर नहीं होती, उधर फौरन लोगों को जब ये यकीन होता है कि सजा नहीं होगी तो तब लोग जुर्म करते हैं। यहाँ अगर सजाएं हों तो फिर इस तरह के केसेस कम हो सकते हैं। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।